नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अमित शाह ने आज संसद में असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में इसको लेकर जवाब दिया है। अमित शाह ने अपने बयान में बताया कि ओवैसी पर हमले की जांच इस वक्त चल रही है। जेड श्रेणी की सुरक्षा असदुद्दीन ओवैसी जो AIM-IM के प्रमुख हैं उनको दी गई है। हालांकि ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपील करूंगा कि ओवैसी जी सुरक्षा को स्वीकार करें। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था और इस मामले को लेकर आज उन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया है। ओवैसी पर हमले को लेकर अमित शाह ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। उन्होंने अपील की है असदुद्दीन ओवैसी से कि उनको इस घटना के बाद एक जेड सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। गृह मंत्री ने अपील की है कि असदुद्दीन ओवैसी सिक्योरिटी जरूर लें। 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौड़ मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई। मेरठ पहुंचे RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के बिजनौर दौरे को रद्द करने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि सर्दी कर दूंगा, शिमला बना दूंगा, लेकिन बिजनौर में तो कड़ी धूप निकली हुई है। बीजेपी की गर्मी खुद निकल गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले बिजनौर में वादा किया था कि वो चौधरी चरण सिंह के नाम से किसानों के लिए विशेष योजना लाएंगे, लेकिन 5 साल हो गए, ना तो कोई योजना बनी है, ना ही आज तक बिजनौर का नाम लिया। जयंत ने कहा है कि लोगों को उत्सुकता थी कि आज PM बिजनौर जब आएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा और वो जवाब देंगे, लेकिन भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि उन्होंने बिजनौर का दौरा ही रद्द कर दिया। तो नहीं आए, मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। नामांकन के तीसरे दिन बांसी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने नामांकन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपना नामांकन सादगी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन कक्ष में किया। नामांकन करने के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। बांसी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जयप्रताप सिंह ने आज अपना नामांकन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपने नामांकन किया, क्या कहेंगे? आज हमारा 9वीं बार नामांकन हुआ है और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि इस बार भी जनता का हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा और चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने के साथ पूरे प्रदेश में
हमारी भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस की सीटें आएंगी। सर बांसी विधानसभा की बात करें तो वहाँ जातीय समीकरण ब्राह्मण है और देखा जा रहा ब्राह्मण इस समय भाजपा से नाराज है, तो सर आपको भाजपा भारतीय जनता पार्टी को जो है ब्राह्मणों का कितना समर्थन मिला और आपको? हमेशा की तरह मुझे सर्वाधिक सपोर्ट मिलता है ब्राह्मणों से, उसके साथ ओबीसी भी कई संख्या है, उनका भी मिलता है। मैंने सभी समाज के सभी लोग के साथ, जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, जिनके साथ हम लगातार काम करते आ रहे हैं पिछले 32 साल से, उन सभी का अच्छा आशीर्वाद भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। इसलिए हम बहुत पर्टिकुलरली किसी एक जाति को नहीं देखते, सब हमको सहयोग करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम जीतते भी हैं। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिन्होंने आज अपना नामांकन किया है और उन्होंने बताया कि हम अपनी जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और डोर टू डोर जनता से हमको उनका आशीर्वाद मिल रहा है और हम इस बार 300 पार करके सरकार बनाएंगे। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी है, क्योंकि इस सीट पर ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सर्विस में रहते हुए हर पार्टी में बैठे भ्रष्टाचारियों को अपने रडार पर लिया, इसलिए विपक्षियों ने सारी ताकत इस सीट पर लगा दी है। राजेश्वर सिंह ने आज जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी योगी का हाथ मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग सामने चुनाव में हैं वो पाकिस्तान और जिन्ना को प्यार करते हैं। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो पूरे प्रदेश में अराजकता फैल जाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हाथ और मजबूत कीजिए। आज पूरा देश सरोजनी नगर का चुनाव देख रहा है। हम लोगों को सब देख रहे हैं कि सरोजनी नगर के वासी जो है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और ऐसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान को दोस्त बताती है। समाजवादी पार्टी कहती है पाकिस्तान खाली राजनीतिक शत्रु है, ये भूल जाती है, ये बताती है कि 4 बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे 47 का हो, जिसमें हमारे 20,000 सैनिक शहीद हुए। उनकी शहादत भूल जाती है और कहती है पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा खाली राजनीतिक दुश्मन है। ऐसी विचारधारा को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है और हमको संकल्प लेना है कि माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की सरकार पुनः स्थापना। देवरिया सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी मॉडल में हर जिले का, हर क्षेत्र का विकास होता है। जनता के आशीर्वाद से देवरिया में विकास की नई गाथा लिखेंगे। लोग कहते हैं मजबूत प्रस्तावक रखना चाहिए। मैंने सफाई कर्मी युवा और आत्मनिर्भर युवती को अपना प्रस्तावक बनाया है। सुल्तानपुर से जयसिंहपुर विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी ओपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। पर्चा भरते वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता संतोष पांडे ने बीएसपी प्रत्याशी ओपी सिंह से बातचीत की है। करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर जयसिंहपुर विधानसभा से पर्चा दाखिल करने वाले माननीय ओपी सिंह जी ने आज अपना पर्चा दाखिल किया और पर्चा दाखिल करने के बाद इन्होंने बताया कि जिस तरह से वहाँ पर सड़कों का हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह का विकास का एजेंडा लेकर आ रहे हैं। क्या एजेंडा आपका है कि इस चुनाव में कि आप जयसिंहपुर में विकास किस तरह से करेंगे? जयसिंहपुर का चौमुखी विकास किया जाएगा और पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। क्या वहाँ पर मूलभूत क्या जरूरतें हैं जनता की, किस तरह जनता वहाँ पर परेशान है, आखिर जनता की आवाज़ क्या है? सड़क, बिजली, सबसे तो ज़्यादा तो सड़कों का हाल बदहाल है हमारे क्षेत्र में। चूँकि एक्सप्रेसवे बना, हमारे क्षेत्र से होता हुआ गया, तो उससे 10 से 15 किलोमीटर की जितनी भी ग्रामीण अंचल की सड़कें थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, चलने लायक नहीं है। कभी आप भरोसा से लेकर के बिरसिंहपुर में जाएं, जो लाखों आबादी को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, वो पूरी तरह खड्डे में बदल चुकी है, पूरी तरह तालाब में बदल चुकी है। वहाँ के लोगों के किनारे बाजारों में जिन लोगों का व्यापार था, कारोबार था, सब समाप्त हो चुका है। आज वो 6 किलोमीटर की सड़क की वजह से लोग 16-16, 18-18 किलोमीटर घूम कर बेचारे जाते हैं।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछा रखा है और लोगों को अब रोजगार मिल रहा है, लोगों को यहाँ सुविधा मिल रही है। आप कह रहे हैं कि यहाँ सड़क दुगनी हो गई है और लोगों को दूर दौड़ के जाना पड़ रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब योगी जी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर तो नहीं उतरा है। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं कि एक दिन उस सड़क से आप केवल 6 किलोमीटर की यात्रा कर ले, आपको पता चल जाएगा। एक सड़कें नहीं है, मुदगिरपुर से दोस्तपुर की यात्रा कर लें, आपको पता चल जाएगा। बगिया चौराहे से लेकर के बिरसिंहपुर की यात्रा कर लें, आपको पता चल जाएगा। बुरी तरह बदहाल हो चुकी है सड़कें, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। झूठी बातें फैलाने के अलावा विकास पर, किसी की जरूरत पर कोई उनका ध्यान नहीं है। ये तो केवल सरकार सांप्रदायिकता की आड़ में अपना खेल खेलना चाहती है। तो देखा आपने किस तरह से ओपी सिंह जी ने बताया कि वहाँ पर मामला पूरा तय है और हम वहाँ पर जीत कर आ रहे हैं। जनता के दिलों में हम बसे हुए हैं और हम काम करके दिखाएंगे। हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम इसको बखूबी निभा करके और जीत दर्ज करेंगे। करते हैं सुल्तानपुर की। हरिद्वार से अगली खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरविंद केजरीवाल के साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल मौजूद थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए हैं। 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने उत्तराखंड में राज किया और इन दोनों दलों ने मिलकर उत्तराखंड को बदहाल कर दिया। बीजेपी कांग्रेस को लाने से उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है और इस बार आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता मौका देने जा रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है और उसी विकास मॉडल को लेकर वो उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड का भी चहुमुखी विकास किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि आप अपने रिश्तेदारों में से दिल्ली में पूछो, अगर वो कहते हैं कि हमने काम किया है तो हमें वोट दो, अगर दिल्ली में हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। जो दुर्दशा है, जाहिर तौर पे उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन 21 सालों में भ्रष्टाचार को छोड़ के उत्तराखंड वासियों ने और कुछ नहीं देखा। अब आने वाले चुनाव में 5 साल और इनको अगर दे देंगे इनमें से किसी भी पार्टी को, तो और कुछ बदलने वाला नहीं है। ये ढर्रा ऐसे ही चलेगा। अगले चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे, यही नारे होंगे, यही बातें होंगी, बदलेगा कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नई पार्टी है, पहली बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए। नहीं किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, केवल हम ही कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, आप दिल्ली में फोन करके अपने दोस्तों को, यार रिश्तेदारों को फोन करके पूछें कि क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हैं। अगर वो कहे नहीं खुश हैं, मुझे उत्तराखंड में वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके। मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया। अगर हम 7 साल में दिल्ली में इतना कुछ कर सकते थे, इन दोनों पार्टियों ने 21 साल में क्या किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। मेरा प्रश्न इन दोनों पार्टियों से है, इन दोनों पार्टियों ने रल मिल के अभी तक सरकारें चलाई हैं। ये पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है, वो पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है। अरे तुम दोनों के पास एक दूसरे के स्टिंग है तो दोनों एक्शन क्यों नहीं लेते, जेल क्यों नहीं भेजते फिर दूसरे को। वो कहते हैं जब इनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं भाई इन्होंने स्कैम करे, वो कहते हैं इन्होंने स्कैम करे। तो जब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की 5 साल से सरकार है, बीजेपी वालों ने एक भी कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? उनको पता है अगली बार जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे। एक दूसरे को बचाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड में 55,000 60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा? ये 60,000 करोड़ रुपया गया कहां? ये दोनों पार्टियां इसका जवाब दें। 60,000 करोड़ कहां गया? क्या उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में एक भी स्कूल बना?
नहीं बना। क्या पिछले 21 साल में एक भी नया कॉलेज बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी, एक भी नया अस्पताल बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 60,000 करोड़ ये कहां ले गई है? ये सारा का सारा इनके स्विस बैंकों में इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी पूरी दुनिया भर में। एक नेता से ये पूछ लो तेरी टोटल वेल्थ क्या है, उसको भी नहीं पता होगा उसकी टोटल संपत्ति कितनी है। इतना कमा रखा है इन लोगों ने। ये सारा पैसा उत्तराखंड का इन नेताओं ने लूटा है। उत्तराखंड के लोगों के पास आज एक विकल्प है, एक ईमानदार पार्टी है। ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए। आज एक ही जरूरत है उत्तराखंड को, एक ईमानदार विकल्प की। अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना, और मैं समझता हूं इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। क्या आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है। भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद दूसरी बातें 10 पॉइंट एजेंडा में आपके समक्ष रख रहा हूं। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है। डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह 1-2 दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मैं सारांश मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे ख़त्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा। बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। हर महिला को हजार रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी ज़रूरतों के लिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया। अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है। एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे, जज के बच्चे और एक रिक्शे वाले के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे। हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते। उनकी नीयत भी खराब है। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे वैसे यहाँ भी करेंगे और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी।
जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। अस्पताल, दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में, किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। वो डंडी कंडी का सिस्टम जिसमें 1-4 लोग अपने कंधे पे बिठा के और लोगों को दूर दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम खत्म होगा। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है जो कि गांव-गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके